बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक टाइम चैनल की जानिब से पेश खिदमत है कहानी मुझे ज़हर क्यों दिया की आखिरी किस्त। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि जिन मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो इस कहानी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मुलाहिज़ा फरमाइए। एक गुजारिश और है आप लोगों से, हमारी इस छोटी सी मेहनत और काविश को सराहने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने प्यारों, दोस्तों और जानने वालों से शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे लोगों को, मुजरिमों को, शैतान सिफत लोगों को शायद इसका यकीन होता ही नहीं कि कोई आखिरत भी है और कोई मकाफ़ात अमल भी होगा। हम इस कहानी में अल्लाह का वो मकाफ़ात अमल देखते हैं जो अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में दिखाया। आगे की कहानी कुछ यूँ है। कमालुद्दीन अपनी फार्मेसी में बैठा अपने चेहरे को देख रहा था, अपने अक्स को देख रहा था। खालदा के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। चेहरे पर उसके बड़ी सी दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर मोटा सा चश्मा। ना बदला था तो कमाल सोच रहा था, खालदा तुम्हारा अक्स नहीं बदला, अभी भी तुम्हारा अक्स मेरी आंखों में तैरता रहता है। एक दफ़ा जो उसने कमाल को देख के कहा था जब वो जॉगिंग से वापस आया था, वो हो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, ऐसे ही मेंटेन रखिएगा अपने आप को। क्या फ़ायदा मेंटेन रखने का, तुम्हारा अक्स तो मेरी आंखों से हटता ही नहीं, जो किसी और दोशीज़ा का अक्स मेरी आंखों में समाए। इतना ही शौक़ है तो मेरे जाने के बाद किसी और का अक्स अपने दिल और अपनी आंखों में बसा लीजिएगा, अभी नहीं। और कमाल सोच रहा था, खालदा देखो कितना कुछ बदल गया है, नहीं बदला तो मेरी आंखों में तुम्हारा अक्स तैरता रहता है हर वक्त। उसने देखा कि फार्मेसी की खिड़की पर एक खातून आके खड़ी होती हैं। वो उठा और खिड़की के करीब गया। खातून ने जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन उसके हाथ में दिया। साहब जल्दी से दवाइयाँ निकाल दें, मेरी बेटी जल गई है। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमाल ने जल्दी से पर्चा लिया और अपने असिस्टेंट को दिया कि जल्दी से दवाइयाँ निकालो। वो कुर्सी पे आके बैठा और दूसरे ही लम्हे वो खड़ा हो गया। उसने अपना चश्मा उठाया, आंखों पे लगाया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दोबारा खिड़की की तरफ गया। खातून के बहुत करीब हो गया। साहब जल्दी से दवाइयाँ दे दीजिए, मेरी बेटी मौत और जीस्त की कश्मकश में मुब्तला है, बुरी तरह जल गई है। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह जा रहे थे और कमालुद्दीन उसको एक गौर से देख रहा था, जैसे वो आंसू उसके चेहरे पर हटी हुई गर्द को धो रहे हैं। इतने में उसका असिस्टेंट आ गया। सर ये दवाइयाँ और ये बिल, 20,000 का बिल था। कमालुद्दीन ने वो बिल और दवाइयाँ खातून के हाथ में दी। मेरे पास तो 3,000 रुपये ही हैं। फिर उसने कुछ कहे बगैर जल्दी से चादर में छुपा हुआ अपना हाथ बाहर निकाला और अपने हाथ में पहना हुआ एक कड़ा निकाल कर कमालुद्दीन के हाथ में दे दिया। साहब ये सोने का कड़ा है, इसे रख लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे आएंगे तो मैं पैसे दे के कड़ा वापस ले जाऊंगी। उसने कमालुद्दीन के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। कमालुद्दीन ने वो कड़ा लिया, थके थके कदमों के साथ चलता हुआ वो अपनी कुर्सी पर आया और ढेर हो गया। कड़े के ऊपर अंग्रेजी के 2 हरूफ लिखे हुए थे, के और उसके बीच में दिल का निशान और फिर के।
एक एक कमाल को रिप्रेजेंट करता था तो दूसरा के खालदा को पुकार रहा था। कमालुद्दीन कैसे उससे पूछता कि जरीना तुम्हारे पास ये कड़ा कहाँ से आया। पूछने की जरूरत ही नहीं थी, उसने जरीना को पहचान लिया था। ये कड़ा उसने अपनी महबूब बीवी को सऊदी अरब में शादी की 5वीं एनिवर्सरी पे दिया था, जिसे खालदा बहुत अजीज रखती थी। जरीना उसकी बेटी जल गई थी। 2 दिन के बाद परवीन को, जरीना की बेटी को होश आया तो डॉक्टरों ने कहा अब इसकी जिंदगी खतरे से तो बाहर है, मगर इसका चेहरा पूरी तरह झुलस चुका है। वो चेहरा जो कभी बहुत अच्छा हुआ करता था, अब शायद परवीन भी अपने चेहरे को ना पहचाने और अपने चेहरे को देखकर डरे। 2 दिन। जी ख्वातीन हजरात, मैं कहानी को समेटते हुए आगे बढ़ता हूँ। कमालुद्दीन ने जरीना को पहचान लिया था। 2 दिन बाद परवीन को होश आया और डॉक्टरों ने बताया कि वो अब खतरे से बाहर है, मगर उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका है और वो चेहरा जो किसी ज़माने में बहुत अच्छा होता था, अब शायद परवीन अपने चेहरे को पहचान भी ना सके। फिर वो जरीना दवाइयाँ लेने जब फार्मेसी में आई तो कमालुद्दीन ने उससे पूछा, जरीना तुमने मुझे पहचाना नहीं? और जरीना ने रोते हुए दाढ़ी के पीछे छुपे हुए कमालुद्दीन को पहचान लिया। वो ज़ारो ख़तार होते हुए उसके कदमों में गिर गई। साहब, मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, मैंने इतना बड़ा जुर्म किया है, आपके इत्मीनान को ठेस पहुंचाया, अल्लाह की कानून को तोड़ा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला ने तो मुझे सज़ा दे दी, मेरी जवान बेटी को जला दिया, उसका चेहरा झुलस गया, हो सके तो सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आप जो चाहें मुझे सज़ा दे दें, मगर कम से कम परवीन के अच्छा होने तक मुझे मोहलत दे दें। फिर चाहे आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें या जो चाहे सज़ा दे दें। अभी तुम अपनी बेटी की तरफ तवज्जो दो, अल्लाह ताला उसे अच्छा करे। ये सब कैसे हुआ जरीना? न जाने कमाल पूछ रहा था या फिर कोई फरिश्ता। साहब, मेरी परवीन को शुरू ही से अच्छे कपड़ों, जूतों और मेकअप का शौक था। मेरी बदकिस्मती कि मैं उसे मोबाइल दिला बैठी। उसकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे अपना पेट काट कर उसकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती थी। एक दिन हमने छुपकर आपकी और बेगम साहिबा की गुफ्तगू सुन ली, जिसमें आप लोग जेवर और पैसे के मुतालिक बात कर रहे थे। फिर परवीन ने एक प्लान बनाया और वो नींद की गोलियां लेकर आ गई। मैंने उसको बहुत मना किया, मगर वो कहने लगी, अम्मा कुछ नहीं होगा, साहब के पास बहुत पैसा भी है, जेवर भी है, अगर थोड़ा सा हम इसमें से ले जाएंगे तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और यूँ साहब प्लानिंग के तहत मैंने उस दिन दोपहर के खाने में, पुलाव में नींद की गोलियां मिला दी। घबराहट के अंदर मुझसे गोलियां ज़्यादा गिर गईं। साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, मगर बेटी के बहकावे में और लालच में आ गई। आपके बेहोश आ जाने के बाद हमने सामान समेटा और गांव भाग गए। 2 दिन बाद गांव से हम सऊदी अरब चले गए, एक गांव में जहाँ पे मेरा बेटा एक अरबी के बाग में काम करता है। इस तरह हम मुख्तलिफ जगहों पे छुपते छुपाते खासा अरसा गुजारा और अब हम इस नए इलाके में आके दूसरी जगह पे जॉब कर रहे थे और वहाँ पे भी प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से हमें वारदात करनी है। मालिकों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। फिर उस दिन परवीन ने
जैसे ही चूल्हा जलाया गैस का, आग भड़क उठी और उसने उसको अपनी लपेट में ले लिया। शायद वहाँ पर गैस पहले से जमा थी। साहब, मेरी बेटी जल गई, मेरी परवीन जल गई। उसका चेहरा अब वो खुद भी नहीं पहचान सकेगी। माफ़ कर दीजिएगा सर मुझे, साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो ज़ारो क़तार रो रही थी और कमाल सोच रहा था, ये सब क्या है? मकाफ़ात अमल, कुदरत का इंसाफ। 15 दिन परवीन हॉस्पिटल में रही और हॉस्पिटल का बिल, फार्मेसी का बिल किसने अदा किया? शायद किसी फरिश्ते ने। फिर वो जब परवीन को लेकर जा रही थी तो परवीन का चेहरा छुपा हुआ था, उसका चेहरा जला हुआ था। कमालुद्दीन बाहर आया तो जरीना के हाथ माफी के अंदाज में उसके सामने थे। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसने एक पर्चा उसके हाथ में थमाया, कमालुद्दीन के हाथ में। साहब, इसमें मेरे घर का पता लिखा हुआ है, साथ में मेरा और परवीन का शनाख्ती कार्ड है। साहब, आप लोग तो इतने सीधे हैं कि जब आपने हमें जॉब पे रखा तो आपने ना हमारा शनाख्ती कार्ड मांगा, ना ही घर का पता, ना ही कोई रेफरेंस। मैं कोशिश करूंगी कि बेटे से पैसा मंगवाऊं सऊदी अरब से। मेरी गांव में एक ज़मीन है, वो बेच दूंगी और आपका कर्ज लौटा दूंगी। लगता है आपने मुझे माफ़ कर दिया। अगर नहीं माफ़ किया हो तो साहब, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। थोड़ी दिनों बाद मैं घर आऊँगी और बेगम साहिबा से भी उनके कदमों में गिर के माफ़ी मांगूंगी। मैं परवीन को भी लेके आऊँगी। जरीना और परवीन चले गए। कोई नहीं देख सका कमालुद्दीन के उन आंसुओं को जो आज दोबारा ज़ारो क़तार उसकी आंखों से बह रहे थे। और वो सोच रहा था, कैसे हैं ये लोग जो दुनिया से जाने वालों से माफ़ी मांग रहे हैं। वो लोग जिन्होंने दुनिया से जाने में एक लम्हे की भी देर न लगाई। ब्रेक टाइम चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।